दोस्तों AK सक्सेस पॉइंट के यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अभी हम लोग वर्ग 10 के गणित का छठा अध्याय त्रिभुज के बारे में पढ़ रहे हैं। आज हम लोग को त्रिभुज की समरूपता के लिए क्या क्या कसौटियां होती हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में पढ़ना है, अर्थात क्राइटेरिया फॉर सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स के बारे में पढ़ना है। तो इस चीज़ को समझने के लिए सबसे पहले हम लोग को ये जानना जरूरी होगा कि दो त्रिभुज में संगत कोण क्या होती हैं, संगत भुजाएं क्या होती हैं, दो त्रिभुज के सर्वांग समता के लिए क्या क्या कसौटियां होती हैं, जो हम लोगों ने 9th क्लास में पढ़े थे। तो सबसे पहले हम लोग 9th क्लास में जो ये सब चीज़ पढ़े थे उनको एक बार फिर से संक्षेप में हम लोग क्या करते हैं, देख लेते हैं, ताकि इस चैप्टर को समझना बिल्कुल क्या हो जाए, आसान हो जाए। तो चलिए देखते हैं हम लोग। सबसे पहले संगत भुजाएं एवं संगत कोण का अर्थ क्या होता है। मीनिंग ऑफ कोरेस्पेंडिंग साइड्स एंड कोरेस्पोंडिंग एंगल्स, इसका मतलब क्या होता है। तो पहला हमको समझना है क्या चीज़, संगत भुजाएं। तो दो त्रिभुजों में समान कोण की जो सम्मुख भुजा होती है उसी को क्या कहते हैं, सम्मुख भुजा कहते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर मेरा एक ट्रायंगल है ABC और एक है DEF, दो त्रिभुज यहाँ पर दिया हुआ है। अगर मान लीजिए A कोण D कोण के क्या है, बराबर है, B कोण E कोण के क्या है, बराबर है, और C कोण जो है ये F कोण के क्या है, बराबर है। ठीक है। अब इसमें हमको संगत भुजा को क्या करना है, खोजना है। तो अब हम लोग देखते हैं इसमें संगत भुजाओं का युग्म क्या क्या बनेगा। देखिए A के सामने में कौन सा भुजा है, BC, और यहाँ पर D के सामने में कौन सा भुजा है, EF। और अभी तुरंत हम लोग पढ़े थे दो त्रिभुज में समान कोण की सम्मुख भुजाओं को क्या कहते हैं, सम्मुख संगत भुजा कहते हैं। तो यहाँ पर A और D ये दोनों जो कोण है ये क्या है, बराबर है। तो इसके सामने में BC भुजा है और इसके सामने में EF भुजा है। तो पहला क्या चीज, BC एवं EF, ये क्या हो जाएगा, संगत भुजाओं का युग। संगत भुजा कभी भी होगा तो युग में होगा, जोड़ा में होगा। दूसरा देखिए, अब B कोण और E कोण ये दोनों आपस में क्या है, बराबर है। तो आप देखिए B के सामने में कौन सा भुजा है, AC, और E के सामने में कौन सा भुजा है, DF। तो इसका मतलब AC और DF ये भी क्या होंगी, संगत भुजाएं। तो AC एवं क्या चीज, DF, ये भी संगत भुजाओं का युग्म होगा। अब तीसरा देखिए, अब C कोण जो है ये F कोण के बराबर है। तो C के सम्मुख भुजा क्या है, AB, और F के सम्मुख भुजा क्या है, DE। तो AB एवं DE ये भी क्या हो जाएगा, संगत भुजाओं के क्या चीज, युग्म। अब हम लोग देखते हैं संगत कोण। तो दो त्रिभुजों में समान भुजाओं के सम्मुख कोणों को क्या कहते हैं, संगत कोण कहते हैं। अब यहाँ पर देखिए अगर BC भुजा EF भुजा के क्या है, बराबर है। तो ये दोनों त्रिभुज में इसमें BC भुजा और इसमें EF भुजा क्या है, बराबर है। तो बराबर भुजा के सामने वाला जो कोण होगा वो क्या होगा, संगत कोण होगा। तो देखिए BC के सामने में कौन सा कोण है, A कोण है, और EF के सामने में क्या है, D कोण है। तो कोण A और कोण D ये क्या हो जाएगा, संगत कोणों का युग्म। तो कोण A एवं कोण D, ठीक है। अब दूसरा देखिए, AC भुजा जो है ये DF भुजा के क्या है, बराबर है। तो अब AC के सामने में कौन सा कोण बन रहा है, B कोण बन रहा है, और DF के सामने में कौन सा कोण बन रहा है, E कोण बन रहा है ना। तो कोण B और कोण E, कोण B एवं कोण E ये भी क्या होगा, संगत कोण होगा। अब तीसरा देखिए, AB के सामने का में कौन सा कोण बन रहा है, C कोण, और यहाँ DE के सामने में कौन सा कोण बन रहा है, F कोण। और AB और DE दोनों क्या है, बराबर भुजा है। तो बराबर भुजा के सामने वाला जो कोण होगा वो क्या होगा, संगत कोण होगा। तो कोण C एवं कोण F ये क्या हो जाएगा, संगत कोणों का क्या हो जाएगा, युग्म हो। दो त्रिभुजों की सर्वांग समता, कॉन्ग्रुएंस ऑफ टू ट्रायंगल्स। अब देखिए दो त्रिभुज सर्वांगसम कैसे होते हैं। तो दो त्रिभुज सर्वांगसम होंगे यदि और केवल यदि एक त्रिभुज को
दूसरे त्रिभुज पर इस प्रकार रख दिया जाए कि पहला त्रिभुज दूसरे त्रिभुज को पूरा पूरा क्या कर ले, ढक ले, तो वो मेरा पहला त्रिभुज और दूसरा त्रिभुज दोनों जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, सर्वांगसम हो जाएगा। देखिए इसको चित्र के माध्यम से समझते हैं। यदि त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज DEF हो तो इनके शीर्षों के बीच 6 संगतताएं होगी। अब देखिए मान लिए कि एक त्रिभुज क्या है, ABC है और एक त्रिभुज क्या है, DEF है। इसका शीर्ष क्या है, A, इसका शीर्ष B, इसका शीर्ष C, DEF ये इसका शीर्ष है। अब देखिए इनके शीर्षों में क्या क्या संगतताएं होती हैं, तो दो त्रिभुज के शीर्षों के बीच जो होती हैं 6 संगतताएं होती है। देखिए पहला ABC संगतताएं DEF, ठीक है। अब इसका मतलब समझते हैं, इसका मतलब हुआ क्या, अर्थात ABC संगतताएं DEF, इसका मतलब हुआ कि त्रिभुज ABC के जो शीर्ष हैं ABC, ठीक है, और त्रिभुज DEF के जो शीर्ष DEF है वो क्रमशः एक दूसरे के क्या होंगे, संगत कोण होंगे। अर्थात A का संगत कोण क्या होगा, D होगा, B का संगत कोण E होगा और C का संगत कोण F होगा। यानी ABC त्रिभुज को उठा के अगर इस त्रिभुज DEF पर अगर हम क्या कर देते हैं, रख देते हैं, तो A D को ढकेगी, B E को ढकेगी और C F को ढकेगी, ठीक है। तो अब देखिए, तो ये AB भुजा जो होगा वो किसको ढकेगा, DE को, तो AB की संगत भुजाएं DE हो जाएगी, BC की संगत भुजाएं EF हो जाएगी और AC की संगत भुजाएं क्या हो जाएगी, DF हो जाएगी। तो ABC संगतता DEF का मतलब हुआ कि इस त्रिभुज का A कोण जो होगा वो किसके बराबर होगा, D कोण के बराबर होगा। अर्थात कोण A और कोण D ये क्या होंगे, संगत कोण होंगे। उसी तरह से कोण B जो होगा वो कोण E के संगत कोण होंगे। उसके बाद कोण C जो होगा वो कोण F के क्या होंगे, संगत कोण होंगे। साथ ही साथ और क्या होगा, इसकी AB भुजा DE के संगत होगा, AB की संगत भुजा क्या हो जाएगा, DE हो जाएगा। उसी तरह से BC की संगत भुजा EF हो जाएगा और AC की संगत भुजा क्या हो जाएगी, DF हो जाएगी, ठीक है। और तब ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, सर्वांगसम हो जाएंगे। तो हम इसको क्या लिखेंगे, त्रिभुज ABC सर्वांगसम त्रिभुज DEF, ठीक है। अब देखिए ABC सर्वांगसम त्रिभुज DEF के है, तो इसका मतलब A का संगत कोण D है, B का संगत कोण E है और C का संगत कोण F है। साथ ही साथ AB की संगत भुजाएं DE, BC की संगत भुजाएं EF और AC की जो संगत भुजाएं होगी वो क्या होगी, DF होगी, ठीक है। उसी तरह से देखिए एक और संगतताएं हो सकता है, ABC संगतताएं क्या चीज, पहले हम लोग क्या पढ़े थे, DEF, अब DFE, DFE। अब इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब फिर समझिए। इसका कहने का मतलब हुआ कि A का संगत शीर्ष क्या होगा, D होगा, B का संगत शीर्ष F होगा और C का संगत शीर्ष क्या होगा, E होगा। तो ये कैसे होगा, तो अब इस त्रिभुज को इस तरह से ऐसे इस पर क्या करना है, पलटना है। तो देखिए A D को ढकेगी, B F को ढकेगी और C E को ढकेगी। तो A का संगत शीर्ष D, B का संगत शीर्ष क्या हो जाएगा, F हो जाएगा और C का संगत शीर्ष क्या हो जाएगा, E हो जाएगा, ठीक है। तो एक संगतताएं ये होगी। अब फिर देखिए तीसरी संगतताएं ABC
संगतताएं। अब ऐसा भी तो हो सकता है कि बी कोण जो है वो ई को ढके, सी कोण एफ को ढके और ए कोण क्या करे, डी को ढके। तो ए बी सी संगतताएं क्या हो जाएगी, ई एफ डी। ठीक है, उसी तरह से ए बी सी संगतताएं क्या हो जाएगी, ई डी एफ। ऐसा भी तो हो सकता है, ई डी एफ। अब पांचवा ए बी सी संगतताएं क्या हो जाएगी, एफ ई डी, एफ ई डी। और छठा ए बी सी संगतताएं क्या हो जाएगी, एफ डी ई, एफ डी ई। हो गया। तो दो त्रिभुज के शीर्षों के बीच जो होती हैं ये क्या होती हैं, 6 संगतताएं होती हैं। अब इस 6 संगतताओं में से किसी एक संगतता को अगर क्या कर ले, पूरा कर ले, तो वो दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, सर्वांगसम हो जाएंगे। तो अब संगत कोण और संगत भुजा को समझना और भी आसान हो गया। देखिए जैसे मान लीजिए इस ये वाला चौथा वाला कंडीशन देखिए, ए बी सी संगतता क्या चाहिए, ईडीएफ। तो अगर ए बी सी संगतता ईडीएफ है तो हम इसको लिख सकते हैं कि त्रिभुज ए बी सी जो है ये सर्वांगसम होंगे त्रिभुज किसके, ईडीएफ के। ठीक है। हाँ, यहाँ पर अब देखिए ए का संगत कोण ई होगा, बी का संगत कोण डी होगा और सी का संगत कोण क्या होगा, एफ होगा। अब इस तरह से भी आप इसको क्या कर सकते हैं, संगत कोण को पहचान सकते हैं। फिर देखिए ए बी की संगत भुजा क्या होगी, ईडी होगी, बी सी की संगत भुजा क्या होगी, डी एफ होगी और ए सी की संगत भुजा जो होगी वो क्या होगी, ई एफ होगी। इसका मतलब हुआ कि ए बी सी त्रिभुज को अगर ईडीएफ त्रिभुज पर अगर क्या कर दिया जाए, रख दिया जाए, तो वो दोनों एक दूसरे को पूरा पूरा ढकेगा। हाँ, लेकिन ए ई को ढकेगा, बी डी को ढकेगा और सी एफ को ढकेगा। ठीक है। उसके बाद ए बी भुजा ईडी भुजा को ढकेगी, बी सी भुजा डीई डी एफ भुजा को ढकेगी और ए सी भुजा ई एफ भुजा को क्या करेगी, ढकेगी। अगर आप इसको ऐसा लिख देते हैं कि त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम हो, ठीक है, अगर आप इसको ऐसे लिख देते हैं एफ डी ई, तो ये क्या होगा, गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा, क्योंकि आपने ए का संगत कोण किसको माना है, ई को, मतलब ए ई को ढकता है। और यहाँ पर ए अगर एफ कर दे तो इसका मतलब ए का संगत कोण क्या हो जाएगा, एफ हो जाएगा, जो कि क्या होगा, गलत होगा। तो त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम अगर त्रिभुज ई डी एफ है तो आप इसको एफ डी ई नहीं लिख सकते हैं, ये क्या होगा, गलत होगा। ठीक है। अब देखते हैं दो त्रिभुज की सर्वांगसमता की क्या चीज कसौटियां, मतलब दो त्रिभुज के सर्वांगसम होने के लिए क्या क्या कंडीशन होनी चाहिए। सबसे पहला है एस ए एस, क्या चीज, सर्वांगसमता। एस का मतलब साइड, ए का मतलब एंगल, एस का मतलब साइड, यानी भुजा कोण भुजा सर्वांगसमता भी इसे बोलेंगे। तो आप देखिए ये एस ए एस सर्वांगसमता क्या है, तो दो त्रिभुज सर्वांगसम होंगे यदि और केवल यदि एक त्रिभुज की दो भुजाएं एवं उनके अंतर्गत कोण, अंतर्गत कोण का मतलब उसके बीच के कोण, दूसरे त्रिभुज की तदनुरूपी दो भुजाएं तथा उसके अंतर्गत कोण के अगर क्या होंगे, बराबर होंगे, तो वो दोनों त्रिभुज क्या होंगे, सर्वांगसम होंगे। देखते हैं इसको चित्र के द्वारा और आसानी से समझ में आएगा। त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज डी ई एफ में, अब देखिए इस दोनों त्रिभुज में क्या कह रहा है, दो त्रिभुज सर्वांगसम होंगे यदि और केवल यदि एक त्रिभुज की दो भुजाएं, मान लीजिए इस त्रिभुज की ये भुजा और ये भुजा और इस त्रिभुज की ये भुजा और ये भुजा, ठीक है, दोनों क्या है, बराबर हैं और उनके अंतर्गत कोण यानी बराबर भुजा के बीच का कोण, मान लीजिए इसका बी कोण और इसका ई कोण क्या है, बराबर है। अब देखिए तो दोनों त्रिभुज में, त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज डी ई एफ में क्या हो रहा है कि ए बी भुजा और बी सी भुजा क्रमशः इस त्रिभुज के डी ई और ई एफ भुजा के क्या है, बराबर है और दोनों बराबर भुजा के जो बीच का कोण है अर्थात कोण बी और कोण ई, ये भी क्या है,
बराबर है। तो इस दोनों त्रिभुज की अगर हम तुलना करें तो इस दोनों त्रिभुज की दो भुजाएं और दोनों बराबर भुजा के जो बीच का कोण है वो क्या आ रहा है, बराबर आ रहा है। तो इसका मतलब त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF की है सर्वांगसम है, किस कसौटी से, SAS सर्वांगसमता कसौटी से। AB भुजा जो है ये बराबर है किसके, DE भुजा के बराबर है, ठीक है। उसके बाद B कोण जो है वो E कोण के बराबर है, कोण B बराबर कोण E, और उसके बाद BC भुजा जो है ये EF के क्या है, बराबर है, BC बराबर EF। तो अब इस त्रिभुज का दो भुजा और दोनों भुजा के बीच का कोण उस त्रिभुज के दो भुजा और उनके बीच के कोण के क्या हो गया, बराबर हो गया। इसीलिए क्या चीज, त्रिभुज ABC सर्वांगसम होगा किसके, त्रिभुज DEF के, कौन से कसौटी से, तो SAS सर्वांगसमता कसौटी से, ठीक है। तो ये SAS सर्वांगसमता समझ में आ गया। कोई भी दो लगातार भुजा और उसके बीच का कोण, जैसे मान लीजिए अगर इसी दोनों त्रिभुज में अगर BC भुजा EF के बराबर हो जाता, AC भुजा DF के बराबर हो जाता और C कोण F के बराबर हो जाता, फिर भी ये दोनों क्या हो जाता, सर्वांगसम हो जाता, किस कसौटी से, SAS से। अब देखते हैं ASA कोण भुजा कोण सर्वांगसमता। यदि एक त्रिभुज के दो कोण एवं उनके बीच की भुजा क्रमशः दूसरे त्रिभुज के दो कोण एवं उनके बीच की संगत भुजा के अगर क्या होंगे, बराबर होंगे, तो ये दोनों त्रिभुज क्या होंगे, सर्वांगसम होंगे। देखते हैं फिर इस दोनों त्रिभुज में, त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज DF में, ठीक है। अब हमको क्या करना है, दो कोण बराबर करना है और उस दोनों कोण के बीच के भुजा को क्या करना है, बराबर करना है। जैसे मान लीजिए इस त्रिभुज का B कोण और इस त्रिभुज का E कोण, इस त्रिभुज का C कोण और इस त्रिभुज का F कोण क्या है, बराबर है। और साथ ही दोनों ये जो बराबर कोण है इनके बीच के भुजा को क्या करना है, बराबर करना है। देखिए तो इस दोनों त्रिभुज में क्या हो रहा है, इनका B कोण इसका E कोण के क्या है, बराबर है, इसका C कोण इसके F कोण के बराबर है। अब इसमें ये दोनों कोण इसके ये दोनों कोण के बराबर है और इस दोनों कोण की भुजा क्या है, BC, और इस दोनों कोण की भुजा क्या है, EF। तो इस त्रिभुज की क्या चीज, दो कोण इस त्रिभुज के दो कोण के बराबर है, साथ ही इस त्रिभुज के दोनों बराबर कोण के बीच की भुजा और इस त्रिभुज के दोनों बराबर कोण के बीच की भुजा भी क्या है, बराबर है, अर्थात BC जो है EF के क्या है, बराबर है। तो ये दोनों त्रिभुज भी क्या होंगे, सर्वांगसम होंगे, किस कसौटी से, ASA से। तो इस त्रिभुज में ABC में कोण B बराबर क्या हो जाएगा, कोण E। उसके बाद भुजा BC का जो माप है वो भुजा EF के माप के बराबर है और कोण C जो है वो कोण F के क्या है, बराबर है। इसीलिए त्रिभुज ABC जो होगा वो सर्वांगसम होगा त्रिभुज किसके, DEF के क्या होंगे, सर्वांगसम होंगे, लेकिन किस कसौटी से, तो ASA सर्वांग। इस तरह से त्रिभुज ABC सर्वांगसम हो गया किसके, त्रिभुज DEF के, किस सर्वांगसमता से, तो ASA सर्वांगसमता से। आ गया ये भी समझ में। अब हम लोग देखते हैं AAS सर्वांगसमता। यदि एक त्रिभुज के दो कोण और एक भुजा, हाँ लेकिन एक भुजा लेना है, कौन सा भुजा, जो कोणों के अंतर्गत ना हो, यानी बराबर कोण के बीच में ना हो, क्रमशः दूसरे त्रिभुज के दो कोण और एक भुजा के अगर क्या हो जाए, बराबर हो जाए, तो वो दोनों त्रिभुज क्या होंगे, सर्वांगसम होंगे, किस कसौटी से, AAS कसौटी से। देखिए मान लेते हैं इस त्रिभुज का A कोण इस त्रिभुज के D कोण के बराबर है, इस त्रिभुज का B कोण इस त्रिभुज के E कोण के क्या है, बराबर है, और इस त्रिभुज की BC भुजा जो है वो इस त्रिभुज के EF भुजा के क्या है,
बराबर है। तो आप देखिए, तो इस त्रिभुज का दो कोण इस त्रिभुज के दो कोण के बराबर है, और एक भुजा जो इस दोनों कोण के बीच में नहीं है। तो देखिए BC भुजा और EF ये बराबर कोण के बीच में नहीं बन रहा है, तो ये दोनों त्रिभुज की क्या क्या होंगे, सर्वांग होंगे। किस कसौटी से, AAS कसौटी से। त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज DEF में कोण A, त्रिभुज ABC का कोण A और त्रिभुज DEF का कोण D क्या है, बराबर है, बराबर कोण D। उसके बाद B कोण जो है वो E कोण के बराबर है, कोण B बराबर कोण E, और इसकी BC भुजा उसके EF भुजा के क्या है, बराबर है। तो BC बराबर क्या चीज, EF। तो अब इस त्रिभुज का दो कोण उसके त्रिभुज के दो संगत कोण के बराबर है। साथ ही दोनों बराबर भुजा के बीच के कोण को छोड़कर कोई अलग भुजा बराबर है, तो इस दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, सर्वांग सम। किससे, AAS से। इसीलिए त्रिभुज ABC सर्वांग सम होंगे त्रिभुज किसके, DEF के। हो गया। अब देखते हैं SSS सर्वांग समता, भुजा 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 सर्वांग समता। ये तो बिल्कुल आसान है। एक त्रिभुज का अगर तीन भुजा दूसरे त्रिभुज के तीन भुजा के अगर क्या है, बराबर है, तो दोनों क्या होंगे, सर्वांग सम होंगे। मान लीजिए इसकी AB भुजा इसके DE भुजा के बराबर, इसकी BC भुजा इसके EF भुजा के बराबर, और इसकी AC भुजा इसके DF भुजा के क्या है, बराबर है। तो ये दोनों त्रिभुज क्या होंगे, सर्वांग सम होंगे। तो त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज DEF में AB बराबर किसके होंगे, DE के, और BC किसके बराबर होगा, EF के, और AC DF के क्या होगा, बराबर होगा। तो इस त्रिभुज की तीन भुजा उस त्रिभुज की तीन भुजाओं के क्या हो गई, बराबर हो गई। इसीलिए त्रिभुज ABC सर्वांग सम हो जाएगा किसके, त्रिभुज DEF के। किस कसौटी से, तो SSS सर्वांग समता से। ठीक है। उसी तरह से यहाँ भी हो जाएगा, किस कसौटी से, AAS सर्वांग समता से। हो गया। अब देखते हैं लास्ट सर्वांग समता का नियम, RHS। ये आपको समकोण त्रिभुज में होता है। अब समकोण त्रिभुज क्या होता है, तो वैसा त्रिभुज जिसका एक कोण कितना डिग्री का हो, 90 डिग्री का हो, उसे क्या कहते हैं, समकोण त्रिभुज। और समकोण त्रिभुज में 90 डिग्री के सामने वाला जो भुजा होता है वो क्या होता है, कर्ण। तो इस त्रिभुज में AC कर्ण हो जाएगा और इस त्रिभुज में DF कर्ण हो जाएगा। अब शेष जो दो भुजा बच गया, एक लंब और एक आधार। जैसे मान लिए ये लंब और ये आधार, इसमें ये लंब और ये आधार। अब देखिए इस त्रिभुज में क्या है, सर्वांग समता का नियम। यदि एक समकोण त्रिभुज का कर्ण एवं एक भुजा, अब वो एक भुजा जो होगा वो या तो लंब होगा या तो आधार होगा, दूसरे समकोण त्रिभुज के कर्ण कर्ण एवं संगत भुजा के क्या हो, बराबर हो, तो वे दोनों समकोण त्रिभुज क्या होंगे, सर्वांग सम होंगे। यानी अगर दो समकोण त्रिभुज दिया हुआ है और अगर दोनों का कर्ण अगर क्या है, बराबर है, और साथ ही लंब और आधार में से कोई एक बराबर है, तो दोनों समकोण त्रिभुज क्या हो जाएंगे, सर्वांग सम हो जाएंगे। किस कसौटी से, RHS से। देखते हैं इस चित्र में। मान लीजिए ये भुजा इसका AC कर्ण है और इसका ये भुजा DF कर्ण है। इस दोनों को हम बराबर कर दिए और इसकी एक भुजा BC और इसकी भुजा EF को क्या कर दिए, बराबर कर दिए। तो देखिए दोनों का कर्ण बराबर है और लंब आधार में से एक भुजा बराबर है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, सर्वांग सम हो जाएंगे। त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज DEF में AC बराबर क्या हो जाएगा, DF, और BC बराबर क्या हो जाएगा, EF।
तो ये दोनों का कर्ण है और ये दोनों का हम मान लेते हैं आधार है। तो कर्ण कर्ण के बराबर और आधार आधार के क्या हो गया, बराबर हो गया। तो ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, सर्वांगसम। इसलिए त्रिभुज ABC सर्वांगसम हो जाएगा त्रिभुज DE